हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में हमें देखने को मिलेगा और 2022 की बोर्ड परीक्षा में यह सभी क्वेश्चन 100% सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए। टारगेट 90% अगर आपको लेके चलना है तो आप इन सभी क्वेश्चनों को याद करना होगा। और इसके साथ ही साथ अगर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप उस पर लिंक पे क्लिक करें और इम्पोर्टेंट फिजिक्स की सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाएं और देखें। इन सभी के आप नोट बना लें और एक जगह लिख लें। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा मोस्ट इंपोर्टेंट जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो बहुत ही बार पूछा गया, ये सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। गॉस स्पीड में क्या है? ये कई बार डेरिवेशन में भी हमसे पूछ लिया जाता है और डेरिवेशन में नहीं तो अगर हमें एक नंबर अति लघु क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स को हम क्या कहते हैं? पाई ई। उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? पाई ई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन 0। ठीक है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। यह आपने क्वेश्चन याद कर रखा होगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने यह क्वेश्चन नहीं याद करा तो यह क्वेश्चन अभी याद कर ले, क्योंकि यह हमें 2022 की बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और टारगेट 90 आपको पार करना है तो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप 90+ ला सके। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसमें से एक क्वेश्चन है प्रश्न 2 जो हमारा विभव प्रवणता की परिभाषा लिखिए। विभव प्रवणता की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत से छात्र इसे याद नहीं करते हैं। इसका उत्तर जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन डेल्टा एक्स के साथ विभव परिवर्तन डेल्टा वी की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। आप अगर यह एक दिन में सभी क्वेश्चनों को लेके बैठ गए तो आप आराम से याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ मेरा यही मानना है कि आप नोट बना लें जिससे कि आप एक जगह इन सभी क्वेश्चन को लिख लें और बोर्ड परीक्षा के दिन जिस दिन फिजिक्स का पेपर हो ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वहाँ की वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एक जगह लिख कर उन सभी क्वेश्चनों को अगर याद कर लेते हैं तो 100% बोर्ड परीक्षा में 90+ तो आप ला सकेंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखना, एक सब्जेक्ट को पढ़कर आप 90% नहीं ला सकते। तो सभी सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी सब्जेक्ट का आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन करें। हमने बहुत क्वेश्चन को वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके टॉपर सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरीके से पाते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इंपॉर्टेंट तो लगा ही लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता दे रहा हूँ इसमें अपने आप में सभी अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप अगर अच्छे से रिवीजन करते हैं, अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 90 स्कोर तो आप ला ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप अपनी प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी जारी रखते रहें। ठीक है, प्रश्न 3 हमारा संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए और जो इसका आंसर है संधारित्र को दिए गए आवेश, क्या कहा? संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के आवेश के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन पढ़े जिस तरीके से इमेजिन किया जाता है। किसी चीज़ को जब हम इमेजिन करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाती है। अगर आप मॉर्निंग में या आप नाइट में लेके बैठे इन क्वेश्चनों को तो आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी ज़्यादा समय अब नहीं बचा है तो आप प्रैक्टिस और रिवीजन साथ ही साथ लेके चलें। ठीक है, तो संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V। तो आपका क्वेश्चन आया संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए, तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं संधारित्र को दिए गए आवेश तथा उसमें उत्पन्न विभवांतर के आवेश के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। और संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या है? C बराबर Q बटे V। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया तो वीडियो को अभी लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही बार पूछा गया है। प्रश्न हमारा 4 है, ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ताप वृद्धि के साथ धातु की प्रतिरोधकता में वृद्धि व्याख्या कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे?
ताप में वृद्धि होने से धातु की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कई बार आप बोर्ड परीक्षा में देखा गया है जिसका आंसर बहुत से छात्र नहीं लिख पाए। अगर आप इन क्वेश्चनों को याद करते हैं तो आप बोर्ड परीक्षा में जरूर इन क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पर्सन 5, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी आप इन क्वेश्चनों को इंपोर्टेंट लगा लें क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चनों को याद कर लें। इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों से, क्या कहा, आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवहन या अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है और बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। और आप इन क्वेश्चनों को अगर याद करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में 90+ आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चनों की अपने प्रैक्टिस करते रहें और साथ ही साथ आई होप आप एक जगह लिख रहे होंगे। और अगर आपने इन क्वेश्चनों के सभी नोट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप पीडीएफ में नोट है तो क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए। तो इसका यह आंसर है, तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो संबंध है वो I बराबर NEAV और D है। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है। तो आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि N हमारा क्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, ये पता चल गया। A हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और जो VD हमारा है वो अनुगमन वेग है और E हमारे इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ठीक है, आप इस तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाए विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध लिखिए, तो आप लिख सकते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEAVD। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस फॉर्मूले से संबंधित न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर देते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रश्न 7 हमारा, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? ठीक है, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर आप इस प्रकार लिखें, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आप एक बार फिर से इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका आंसर जो है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के आंतरिक विद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा, ठीक है याद रखना, धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध, ये चीज याद रखना, अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आप आई होप आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया होगा या लिख लिया होगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बोर्ड परीक्षा में जो बहुत ही बार पूछा गया है, हमारा टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसे भी याद कर लें। और अगर 90% लाने तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको आज बताऊंगा वो सभी आपको याद होने चाहिए। और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वह क्वेश्चन जाकर अभी देखो, उन क्वेश्चनों को भी याद करो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर 90% आपको पार करना है तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। आज का आंसर देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच, याद रखना, इमेजिन करना, किसी परिपथ है हमारा, दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये डेफिनेशन बहुत ही आसान है, आप सभी याद कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी याद कर लें क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इस बार 2022 में जरूर देखा जाएगा। इसका हम फॉर्मूला देखेंगे, सेल में प्राप्त जो धारा है वो I बराबर E बटे कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r, ये फॉर्मूला है। और एक दूसरा है सेल में आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू कैपिटल R E बटे V-1। तो ये दोनों फॉर्मूले आप देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे जो बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में देखा गया। पर्सन 9 है हमारा, किरचॉफ का धारा नियम लिखे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अभी बोर्ड परीक्षा में ये देखने के लिए मिलेगा, तो इसे अभी आप याद कर लें या नोट बना रहे हो तो इसे नोट एक जगह लिख लें, ये बहुत बार पूछा गया है। इसका आंसर लिखेंगे, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा I बटे 0। तो यह आपके लिए बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इसे अभी याद कर लें। और ऐसी क्वेश्चन बहुत बार देखिएगा, मैं इसमें एक न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी आगे आपको इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बार पूछा गया है, पर्सन 10 है हमारा,
एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से समझना। एक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? मतलब कि एक सेल है, उसमें विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है, तो इसका हमें कथन क्या है, तात्पर्य है, इसे हमें बताना है। तो इसमें उत्तर में हम लिखेंगे, इसका अर्थ है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 2 वोल्ट है। याद रखना क्या कहा, इसका अर्थ है कि सेल द्वारा दी गई जो ऊर्जा है वो 2 वोल्ट है। तो बोर्ड परीक्षा में ये कई बार पूछा जाता है, तो आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी कर लें जो कथन से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल देखिए, विद्युत धारा आई, बिल्कुल उसी के बेस पे न्यूमेरिकल जो मैं बताने वाला हूँ, जो ऊपर मैंने ये समझाया था, ये उसी के बेस पे है, किरचॉफ के धारा नियम पे। तो ये एक न्यूमेरिकल है, इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लें। इस तरीके की न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। हमारे पास एक ये चित्र है जिसमें कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं हमारे से जा रही हैं। ठीक है, जाने वाला एरो बना पड़ा है, तो आप ये चित्र ध्यान से देखें। इसमें लिखा किरचॉफ के नियम से हमें इसे सॉल्व करना है इस तरीके से। ठीक है, इसमें हमें काय का मान निकालना है, विद्युत धारा आई का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा को योग। मतलब जो धाराएं हमारी संधि की ओर आ रही हैं वो धारा एक तरफ होंगी, और जो धाराएं संधि की ओर से जा रही हैं वो हमने एक तरफ ले लिया है। ठीक है, इसमें हमने 4 + 3 + 6, हमारे पास 4। चित्र में देखेंगे, संधि की ओर से आने वाली धाराओं का जो योग है वो हमारे पास 4, 3 और 6 है। ठीक है, तो 4 और 3, 6। ठीक है, ये धाराएं आ रही हैं संधि की ओर, और इस संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग ये है। ठीक है, तो हमें इस सवाल को ध्यान से समझना है। तो हमने दोनों तरफ कर दिया, और फिर इसमें हमें आई का मान निकालना था, तो आई धारा हमने निकाल दी, और इक्वल टू 3 एम्पियर। तो हर क्वेश्चन का आंसर में आपको मात्रक जरूर लिखना। ठीक है, क्यों मात्रक पे आपके नंबर कट जाते हैं, तो मात्रक का ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर 90% लाना है तो आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न हमारा 12। ठीक है, किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध से बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, इसमें क्या कहा है, किसी धारावाही चालक है के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, क्या कहा, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सैवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आपने डेरिवेशन सॉल्व करा होगा, तो उसमें सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा। तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा/r²। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो जहाँ μ0/4 पाई अनुक्रमानुपाती नियतांक तथा μ0 निवार्त की चुंबकशीलता है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न अगर आप एक दिन में लेके बैठ गए तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड परीक्षा में 90% लाना है, तो आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि आप बोर्ड परीक्षा के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तभी 90% ला सकते हैं। तैयारी आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप तैयारी कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ, और आप भी इन प्रश्नों की तैयारी कर लें। इसमें परसेंट 13 में प्रश्न क्या पूछा गया है, देखते हैं। एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए। ठीक है, हमें एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखना है। ये हमें कई बार डेरिवेशन में भी देखने को मिल जाता है, और कभी कभी ऐसा हमें अतिलघु प्रश्न में देखने के लिए मिल जाता है। एम्पेयर के नियम अनुसार किसी बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं का μ0 गुना होता है, जहां μ0 निवार्त की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझें। आप अभी मैं दोबारा इसे समझा देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। ध्यान से समझें, इमेजिन करना। एम्पेयर के नियम अनुसार, ठीक है, किसी बंद वक्र के परिपथ, एक बंद वक्र के परिपथ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल विद्युत धाराओं μ0 गुना होता है, जहां μ0 जो क्या होती है, निवार्त की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। इसमें क्या कहा, किसी बंद वक्र के परिपथ रेखा समाकलन करने पर BDL चुंबकीयशीलता और इक्वल टू μ0 आई गुना होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, और जहां आई हमारी कुल धारा है। तो आप ये क्वेश्चन देख लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, और 2022 में ये प्रश्न हमें जरूर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसमें बताया गया है, प्रश्न 14 है हमारा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखना है। तो हमें इसमें खाली मात्रक लिखना है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है हमारा 15। ठीक है, भूचुंबकत्व के अवयवों में आपस में संबंध लिखिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया, और इस सवाल से याद रखना, इस चैप्टर से हमारा क्या उठता है, न्यूमेरिकल भी एक उठता है। तो आप इसके न्यूमेरिकल का भी रिविजन कर देना।
इसके न्यूमेरिकल का रिवीजन कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से सवाल भी उठते हैं हमारा इसका आंसर जो लिखना है, भू चुंबकत्व के अवयवों में आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। 36 व ऊर्ध्वाधर घटकों में संबंध होता है V=H tan थीटा, जहां हमारा जो H होती है वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का 36 घटक होता है, और जो V होती है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और थीटा हमारा नति कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फिर फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है tan थीटा बराबर V/H = थीटा बराबर tan इनवर्स V/H। ये फॉर्मूला बहुत पॉपुलर है, तो आप इसे याद कर लें। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले के बेस पे, तो आप ये क्वेश्चन याद कर लें। आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है। प्रश्न 16 हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए। तो हमें इसका तीव्रता का परिभाषा और मात्रक बताना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन की रिवीजन अच्छे से कर लें। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। याद रखना, ये इसमें जिस तरीके से क्वेश्चन बताएगा इसे इमेजिन करके याद करोगे, तभी बोर्ड परीक्षा में आप याद करके 90+ ला सकते हैं। तो 90+ लाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे तभी आपको 90+ मिलेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में सेम आप सभी प्रश्नों का आंसर इस तरीके से लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एग्जामिनर भी आपके 1 नंबर नहीं काटे। और बोर्ड परीक्षा में आपने राइटिंग कैसे सुधारे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लगे, अभी वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये बना हमारा E=F/Q। इसमें क्या कहा, जो ये हमारा F का है वो क्या है, वह परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, और जो Q0 है बहुत ही छोटा होता है, इसे परीक्षण आवेश के मान। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, और इसका हमें मात्रक लिखना है। तो मात्रक आप इस प्रकार निकालेंगे, मात्रक न्यूटन प्रति कुलाम है, F का मात्रक न्यूटन और Q मतलब कुलाम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से तो आप बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप अभी याद कर लें, आई होप आप एक कॉपी में लिख रहे होंगे, और ये सभी क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे। आज का लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, पर 17 है हमारा, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन। वो तो विद्यार्थियों के नाम नहीं पता होगा इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में व्यक्त कीजिए। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमें जूल में व्यक्त करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, टिक मार्क में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो आप याद रखें 10⁻6 वोल्ट के बराबर होता है। ठीक है, तो 10⁶ इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन का वोल्ट उसमें लिख दिया, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दी, और = 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में आप इस तरीके से लिखते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो आई होप मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन बताएं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों का अच्छे से आप रिवीजन करके बोर्ड परीक्षा में 90+ ला सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।